काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत होती हुई दिख रही है। शेल्स वाटर टीयर गैस के छोड़े जा रहे हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। वहाँ जो पत्रकार जिनसे हमारी बात हुई वो तो कह रहे हैं कि गोली भी चलाई है पुलिस ने। अगर सवाल ये है ना वहाँ हो ये लोग चाहते क्या हैं, ये साफ नहीं हो रहा। अगर सवाल केवल सोशल मीडिया पर बैन का है, अगर सरकार इनकी बात मान लेती है तो क्या ये लोग वापस घर चले जाएंगे, या ये उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं समय सत्ता परिवर्तन कराना या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये मॉब अभी ये आंदोलनकारी चाहते क्या हैं। दरअसल स्पॉन्टेनियस मॉब है ये, मतलब भीड़ है और यूथ है। कोई इनका संगठन ऐसा जो आगे जो लीड कर रहा हो, जैसे बांग्लादेश में वो छात्र संगठन था जो नेतृत्व कर रहा था, पीछे उसके दूसरी फोर्सेस भी थी। इनके पीछे फोर्सेस कौन है तो भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी कोई ऐसा संगठन भी सामने नहीं आया है जो पूरा इसको कंट्रोल कर रहा हो। और जिससे सरकार बात भी करना चाहे तो किससे बात करे, अगर सरकार चाहे कि भी बात करनी तो किससे बात करे। ये वैसे ही जैसे तहरीर चौक वाला मिस्र में हुआ था, याद होगा आपको, जब हुसैन मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। तो कहीं हो सकता है कि ये जिद पर अड़ जाए कि भाई सरकार जाए, ओली साहब इस्तीफा दें। तो अगर इस पर अड़ गए तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। अभी तो क्योंकि कौन से बात कौन करेगा, अभी तो सारे ये युवा आगे इकट्ठा हो गए हैं, बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद पे उन्होंने बिल्कुल गेट पे चढ़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई सेना या कोई पुलिस जो है खाली बल प्रयोग से रोक सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज का जो प्रदर्शन है ये सरकार को बता के किया जा रहा है। इसके लिए दिन और वक्त बताया गया था कि इस युवा प्रदर्शन करेंगे, तभी तो सरकार ने कर्फ्यू लगाया था जी। जो कर्फ्यू लगाया गया इसलिए लगाया गया, तो उनको था कर्फ्यू लग जाएगा तो लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन नेपाल में चूंकि पिछले 30-40 साल से एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के आंदोलनों का जी। नेपाली कांग्रेस के ज़माने से आप देख लीजिए, और फिर माओवादियों के समय इस तरह वहाँ लोग निकलते रहे सड़कों पर। एक बार अभय पराशर के पास चलेंगे। अभय, क्या अपडेट आपको मिल रहा है काठमांडू से, और ये आंदोलनकारी चाहते क्या हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं। एक तो जितने यूथ्स हैं वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो सरकार ने बैन लगाया है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने, और सामने आप देखिए कितनी भीड़ है प्रदर्शनकारियों की। जरा तस्वीर की आवाज सुनाइए, जरा तस्वीर। ऐसी भीड़ को काबू करना, कितना बल प्रयोग करें, कभी हालात बहुत बिगड़ते हैं तो सख्ती पुलिस को करनी पड़ती है, गोली भी चलानी पड़ती है, तो उससे हालात कई बार ठंडे होने की बजाय और गर्म होते हैं और उग्र हो जाते हैं। अब देखिए ये आंदोलन क्या तस्वीर लेता है। फिलहाल अभी तो आप देख रहे हैं जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यही हालात है काठमांडू के। सरकार कुछ बोल नहीं रही है, इनका कोई स्पष्ट नेता नहीं है, कोई ऐसी स्पष्ट मांग सामने नहीं है, और पुलिस से इनका सीधा आमना सामना, सीधा टकराव हो रहा है। ये देखिए बैरिकेड कभी भी तोड़ दें ये युवाओं की ये भीड़, ऐसे हालात वहां बने हुए हैं। क्या ऐसा बैरिकेड तोड़ देना इनकी इतनी भीड़ के लिए कोई बड़ा काम नहीं है? बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, आपने कहा जेन जी का उसको नाम दिया गया जेन जी। हाँ, तो जेन जी का क्या मतलब है? जेन जी का मतलब है कि 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, 2010 तक 2012 तक की जो जनरेशन है उसे दुनिया में आजकल जेन जी कहा जाता है। तो वो जनरेशन कौन सी है जिसकी सबसे बड़ी परेशानी बेरोज़गारी है, रोज़गार को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है, वो सारा है। ये आंदोलन को मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन वो जो असंतोष है, वो जो नाराज़गी है, वो रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को, जो बड़ी बेरोज़गारी है वो है। और इसको गोली चला के तो नहीं किया जा सकता, कुछ वाटर कैनन से और उससे टीयर गैस से थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। गोली चलाने की हिम्मत बैनर पर लिखा हुआ है मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन। हाँ, तो वो करप्शन भी एक बड़ा बात होती है। करप्शन एक ऐसा इशू होता है जिस पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसको आसानी से नहीं किया जा सकता। सरकार की अभी जब कैबिनेट की बैठक होगी तो वो डिसाइड करेगी कि कैसे इसको डील किया जाना है, नहीं किया जाना है। लेकिन इसको मैं फिर से कह रहा हूँ कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बड़ा आंदोलन बनेगा। और स्टूडेंट्स मूवमेंट में क्या होता है कि शुरुआत में आपको लगता है कि कोई लीडर नहीं है,
लेकिन जब वो आंदोलन बढ़ता जाता है तो आपको समझ में आती है, उसकी लेयर्स खुलती हैं कि कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन लोग एक्चुअली support आपसे मैं व्यूअर्स के लिए वही समझना चाह रहा हूँ, ऐसे आंदोलनों का जो अंत होता है वो यूजुअली कैसे होता है, क्या क्या परिणति होती है ऐसे यदि ये movements की? बहुत बढ़ जाए तो सत्ता परिवर्तन तक पहुंच सकता है, इससे आप उसको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। और ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आज ये खत्म हो जाएगा, आज प्रदर्शन कर दिया, ऐसा नहीं है। और जैन जी को सड़कों पर लाना बहुत आसान काम है। वो आपने वो देखा उनका बैनर पर communicate- उन्होंने हाँ। बारकोड भी लगा रखा था। बारकोड भी हाँ, तो वही कह रहा हूं ना, कि जुड़िए हमारे साथ। जुड़िए हमारे साथ। तो उनको सड़कों पर लाने के लिए बहुत बड़ी लीडरशिप की जरूरत। लीडर जब होते हैं तो उसको तो मैनेज करना पड़ता है भीड़ को लाने के लिए। जब बिना लीडर की जो कोई मूवमेंट, खासतौर से ये स्टूडेंट्स के और जेन जी के सोशल चलते- मीडिया का मूवमेंट है। तो सोशल मीडिया का मूवमेंट है, वो तुरंत आप कह रहे हैं ये सत्ता परिवर्तन तक भी बढ़ सकती है बढ़ बात। सकती है। त्रिपाठी जी, सरकार निश्चित- कैसे डील कर रही है? निश्चित तौर पर ये सत्ता परिवर्तन तक जाएगा ही। जेन जी तो इसलिए क्योंकि वो नौजवान इसमें शामिल है, इसलिए वो टर्म दिया गया। लेकिन मूल रूप से आंदोलन किस लिए है? करप्शन वहाँ चरम पर है। और वहाँ एक टर्म दिया गया है जो मैं भी नेपाली टाइम्स पर भी पढ़ रहा हूँ, नेपो बेबी स्कैंडल इन्वॉल्विंग मिनिस्टर्स रिलेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी सरकार चल रही है वो वंशवाद और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। 2023 में टिकटॉक पर बैन लगाया था, तब ये इसी तरह का आंदोलन हुआ था। एक ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये चाइनीज और यूएस राइवलरी जो सोशल मीडिया कंपनियों के जरिए, उसका भी एक प्रभाव है। और ओवरऑल अगर कहें तो जो ये सरकार चल रही है, जो ये गठजोड़ की सरकार है, ये सरकार विश्वास खो चुकी है। सिर्फ जुगाड़ू तरीके से, यानी आज एक फैसला ले लिया, कल दूसरा फैसला ले लिया। अनएम्प्लॉयमेंट पिछले कई वर्षों के हाईएस्ट पर है। अनएम्प्लॉयमेंट। ये बताइए, अभी जो वहाँ सरकार है ये चीनी प्रभाव की सरकार है? चीनी ये प्रभाव चीन की तरफ झुके हुए हैं। बिल्कुल चीनी प्रभाव की सरकार है। और ये कहा भी जाता है कि चीन जैसे डिक्टेट करता है। इसके पहले भी जब ओली साहब थे तब भी उनके ऊपर आरोप लगा था, और तब एम्बेसी में जो घटनाक्रम हुआ था तब तो यहाँ तक कहा गया था कई मिनिस्टर हैं जो बाकायदा, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग लोगों पर आरोप लगता है कि वो किसी चाइनी प्रभाव में आ गए और उस तरह से उन्होंने नीतियाँ बदलनी शुरू कर दी थी। तो कई जगह, और एक ये भी बात कही थी कितने टीचर्स को मैंडरिन पढ़ाकर उनको सिखाया जाएगा। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो, जिसको अगर कहें थोड़ा सा लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन जो 2008 में कांग्रेस ने एक समझौता किया था, आपको याद होगा, जिसका कोई आज तक डिटेल नहीं है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या किया, ऐसा ही समझौता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, अभी नहीं पहले ही, वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया था। तब भी यही कहा गया था कि क्या उसको अपना एक उपनिवेश बनाने की कोशिश चीन कर रहा है, और जो उसके सीमावर्ती इलाके हैं, सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, सारी जितनी परियोजनाएं हैं, वो सब चीनी कंपनियां उसको एग्जीक्यूट कर रही। ये भी एक बड़ा मसला है वहां के।